प्रॉब्लम 3 इसको भी पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. गुड प्रॉब्लम. It says three identical rods are connected by hinges to each other. The outmost ones are hinged to a ceiling at point A and B. The distance between these points is twice the length of the rod. A weight of mass small m is hanged onto hinge C. At least how strong a force onto hinge D is necessary to keep the system stationary with the CD rod horizontal. So ये 3 rods हम लोगों ने यूज़ किए हैं. लेट्स से उनका लेंथ स्मॉल एल है और सो ए बी लेंथ ट्वाइस एल हो जाएगा. यहाँ पर अगर एम और एफ नहीं लगाते हैं तो ये सिमेट्रिकली हैंग करेगा. अगर हम लोगों ने स्मॉल एम लगा दिया तो इसी को सिमेट्रिकली बैलेंस करने के लिए सी डी को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का डिमांड है. सो यहाँ पर जो रॉड्स लगे हुए हैं ना, तो ये जो हिंजेस पर जो फोर्स लगेगा, हिंजेस लगने से क्या होता है ना, जो फोर्स एक्ट करता है वो अलोंग द रॉड ही एक्ट करेगा. रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं आ सकता है. और अगर रॉड फिक्स होता है तो फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है. सो हिंज होने की वजह से फोर्सेस ए सी में ए सी के अलॉन्ग आएंगे, सी डी में सी डी के अलॉन्ग आएंगे. और आई मीन लाइक जैसे सी पॉइंट पर हम देखना चाहें, सी डी में सी पॉइंट पर ए सी कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, तो ए सी जो फोर्स लगाएगा वो ए सी के अलॉन्ग वाला ही डायरेक्शन में लगाएगा. और डी पॉइंट पर जो फोर्स लगाएगा वो बी डी के डायरेक्शन में ही लगाएगा. तो सिंस सी डी हॉरिजॉन्टल है तो अपने को सी डी का एफ बी डी बना लेना चाहिए. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड सी डी. और जब इसका एफ बी डी बनाएंगे सो यू विल फाइंड कि इस पर स्मॉल एम जी का फोर्स नीचे एक्ट करेगा जो कि ब्लॉक की वजह से. एक फोर्स एफ एक्ट करेगा जो कि किसी डायरेक्शन में अपने को पता करना है, उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. अच्छा, सी डी के सी पॉइंट पर जो ए सी का टॉर्क ए सी का फोर्स आएगा वो ए सी के अलॉन्ग आएगा, तो वो टेंशन कह सकते हैं उसको. सो लेट्स से दिस इज टी ए एक्टिंग एट सी पॉइंट अलॉन्ग द ए सी डायरेक्शन. Similarly, tension due to BD rod is going to be along the BD. Let's call it as a TB. It is going to act as B point. और ये F हो गया, ये MG हो गया. ये रॉड का अपना खुद का वेट हो सकता है, तो उसका वेट उसके सेंटर पॉइंट पे लगेगा. यूनिफॉर्म रॉड्स हैं और डाउनवर्ड एक्ट करेगा. लेट्स से रॉड का ईच रॉड का मास कैपिटल एम है. सो अब इस सिचुएशन में अपने को इसको क्लेम करना है कि इक्विलिब्रियम पर है. यू विल फाइंड कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे अननोन्स हैं बेसिकली. एक टी ए अननोन है, टी बी अननोन है, एफ अननोन है जिसको पता करना है. कैपिटल एम इज़ आल्सो नॉट गिवन टू अस. सो और इन्फॉर्मेशन अपने पास कम है. सो अपने को कुछ ऐसा करना होगा कि इंश्योर करना होगा कि इसमें टॉर्क बैलेंस होगा, फोर्स बैलेंस होगा. टॉर्क बैलेंस के लिए कौन सा पॉइंट सुटेबल होगा. सो अगर हम टी ए और टी बी इनको इन पर इंटरेस्ट ना लें और कैपिटल एम इनको अगर हम एक साथ हटाना चाहें, सो वी कैन चूज अ पॉइंट विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बी डी एक्सटेंशन और ए सी एक्सटेंशन. तो बी डी और ए सी के एक्सटेंशन का इंटरसेक्शन पॉइंट लेट से ओ आता है. सिंस ये सिमेट्रिकल है तो ओ सिमेट्रिकली लाई करेगा, जिससे कैपिटल एम जी का लाइन ऑफ एक्शन भी पास करेगा. इस ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं सी डी का. तो सी डी पर ओ पॉइंट के अबाउट टी बी का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टी ए का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, कैपिटल एम जी का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा. और हम क्लेम करेंगे कि स्मॉल एम जी का टॉर्क और एफ का टॉर्क बैलेंस होने चाहिए, सो दैट कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बना रहे. नाउ लेट्स कंसीडर दिस एंगल इज थीटा. दैट मीन्स एम जी मेक्स फ्रॉम दिस लाइन एंगल थीटा. और ये जो लाइन की लेंथ है वो स्मॉल आ रहा है. सो वी विल से कि एट इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए. फिर ये जो टॉर्क ज़ीरो है वो मैंने बता दिया है. फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि एम जी का टॉर्क इज़ गोइंग टू बी एम जी का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, सॉरी एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर जाएगा. तो हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर फोर्स विच इज़ एम जी साइन थीटा इंटू द डिस्टेंस विच इज़ आर. सिमिलरली लेट्स से एफ मेक्स एंगल बीटा फ्रॉम दिस आर लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगेगा. सो दैट विल बी एफ साइन बीटा. So f sin beta into r will be the torque of this f because about this point O. अब यहाँ से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा. तो f की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई साइन बीटा. अच्छा, ये जो थीटा एंगल होगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है. सो अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आप पाओगे ये लेंथ एल है तो अंदर वाला भी एल रहा होगा, और टोटल इसका ट्वाइस एल है तो हाफ हाफ डिवाइडेड होगा.
सो एल निकलने के बाद एल बचा, इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा वो L/2 हो जाएगा. लेट्स इसका परपेंडिकुलर ई है, सो दिस इज L/2, दिस इज एल, दिस इज एंगल थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल. सो साइन थीटा की वैल्यू हम L/2 डिवाइड बाई एल यानी हाफ लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन थीटा अपने को हाफ मिल जाता है. सो यहाँ पर साइन थीटा कांस्टेंट उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे विच इज़ 1/2, तो आंसर आ गया F इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई 2 साइन बीटा. और डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल बीटा कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हो, F का मैग्नीट्यूड उसी पर डिपेंड करेगा. और ये आपसे जानना चाहता है कि मिनिमम लीस्ट फोर्स कितना लगना चाहिए, तो फोर्स को लीस्ट करने के लिए साइन बीटा को मैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. साइन बीटा की मैक्स वैल्यू 1 आएगी जब बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो बीटा को 90 कर सकते हैं, तो बीटा शुड बी 90 डिग्री एंड फोर्स की मिनिमम वैल्यू विल बिकम mg/2. सो mg/2 इज अवर आंसर और बीटा इज 90 डिग्री. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दिस BD लाइन. सो दोनों डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड अपने को पता चल जाते हैं. Hence, this is our final response. Thank you.